नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार। एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ साथ महाविकास अघाड़ी दल में संकट दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार ने आज अपने ही चाचा को धोखा दे दिया और बीजेपी और शिवसेना सरकार से हाथ मिला लिया। महाराष्ट्र की राजनीति में यह बड़ा भूचाल है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके अजीत पवार और अभी पार्टी और पार्टी के सिंबल को लेकर के भी लड़ाई जारी है। इसी के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल का भी नाम सामने आ रहा है, जिन्हें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो दिल्ली की राजनीति को पहले भी समझ चुके हैं और समझते भी हैं, तो शायद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बहरहाल अभी जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है और देखना यह होगा कि अजीत पवार के साथ कितने विधायक हैं। अजीत पवार पार्टी में कोई पद ना मिलने को लेकर के नाराज चल रहे थे और इसी के साथ साथ उनके पास विधायकों का बड़ा समर्थन भी था, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ देने का मन बनाया। तो एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। महाविकास अघाड़ी दल में बड़ा संकट। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल। एनसीपी के 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। महाविकास अघाड़ी दल में बड़ा संकट। फरियल बनी हुई ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। फरियल, अजीत पवार डिप्टी सीएम तो बन गए हैं, उनके ट्विटर बायो पर भी उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन बदल दी है, लेकिन एनसीपी नहीं हटाया, यानी कि सीधे तौर पर संदेश है कि वो एनसीपी और पार्टी सिंबल नहीं छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आप देखोगे, जब भी अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उन्होंने सबके सामने ये दावा किया कि मैं आगे के जितने भी चुनाव है, चाहे वो लोकसभा के इसमें भी जो है हम एनसीपी को के नाम पर ही जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर करेंगे और जितना भी एनसीपी का नाम है और साथ ही साथ चुनाव चिन्ह है वो हमारे पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा विधायक जो है वो हमारे साथ है। तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर जो है एनसीपी पार्टी, साथ ही साथ जो चुनाव चिन्ह एनसीपी का है जो है घड़ी, उसके ऊपर भी दावा बोला है। तो जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ जो बगावत की है, उसी तरीके की बगावत जो है वो अजित पवार जो है वो अब शरद पवार जी के साथ कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि शरद पवार जो है वो एक्शन मोड पे आ गए हैं। उन्होंने तुरंत ही अजित पवार का जो पद था, जो वो अपोजिशन लीडर यानी नेता प्रतिपक्ष के रूप में महाराष्ट्र में उनको पद दिया गया था, वो तुरंत जो है उन्होंने वो जितेंद्र अवार्ड को सौंप दिया है। साथ ही साथ शरद पवार जी ने मीडिया के सामने ये कहा है कि वो जल्द से जल्द जो है वो सुनील तटकरे जो एनसीपी के सांसद है और साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल जिनको एनसीपी पार्टी का सचिव बनाया गया था, जिनके ऊपर शरद पवार जी ने इतना सारा भरोसा किया था, उन्हें साफ तौर पर बताया है कि मैं ये 2 इंसान के ऊपर कार्रवाई भी करूंगा, लेकिन ये कार्रवाई कानूनी नहीं होगी। ये जो कार्रवाई है वो जनता के सामने, जनता के पक्ष में होगी। मैं जनता के सामने इन सारी चीजों की कार्रवाई जो है वो करूंगा। मैं आपको एक अहम बात भी बता दूं कि अभी कुछ देर पहले हमने शरद पवार जी के बहुत ही करीबी इंसान से बात की थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात हमसे बताई है। उन्होंने कहा था कि हमें 2 दिन से ये पता चल गया था कि अजित पवार जो है वो बहुत ज्यादा नाखुश है और वो कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जिसको देखते हुए शरद पवार जी ने आज शाम को एक बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में सारे अहम लोग जो है वो पार्टी के और कुछ बाहर के लोग भी शामिल होने वाले थे। लेकिन हमें ये बिल्कुल अंदाज नहीं था कि शाम की बैठक से पहले ही अजित पवार अचानक से सुबह में एक बैठक लेंगे और इतना बड़ा फैसला जो है
वो बिना हमें बताए और बिना शरद पवार जी को इसके बारे में बताए इतना बड़ा फैसला ले लेंगे। तो साथ ही शरद पवार जी के साथ अहम कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी पार्टी के साथ, जितने विधायक कुछ लोग हैं वो अब भी शरद पवार जी के साथ मौजूद है और वो सारे फरील लोग ठीक है, आखिर में ये जरूर बताएं कि अभी फिलहाल कितनी संख्या है अजीत पवार के पास? जी अगर अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो सामने निकल के आए हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि अभी 20 विधायक ही है जो वो ऑन कैमरा लगातार अजीत पवार के साथ दिखे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं अभी फिलहाल जो है वो शरद पवार जी के साथ ही है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार जी ने ये भी साफ तौर पर कहा है कि जितने लोग अभी शरद पवार जी के साथ मौजूद है वो शाम होते होते वो उन्होंने दावा किया है कि शाम होते होते वो सारे लोग मेरे पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये लोग इनके साथ जाते हैं या नहीं। बिल्कुल वक्त बताएगा कि आखिरकार कौन किसके साथ है। फरील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। मुंबई में उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार ने कहा कि ये फैसला हम सब ने मिलकर लिया है। उन्होंने कहा कि आज हमने शपथ ली है लेकिन आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का और भी विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को देने की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम और निशान हमारा है और रहेगा। अजीत पवार ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा हो रहा है और इसलिए हमने महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को अपना समर्थन दिया है। किया गया है और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश है। हमने उसमें शामिल किया गया है और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधि। मैं उसको भूकंप नहीं मानता हूँ। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूं, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की। लखनऊ से मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश और 2024 के लिए यूपी को केंद्र बनाकर तैयारी की रणनीति बनाई जा रही है। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संभालेंगे कमान और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे से जुड़ी हुई, और यूपी केंद्र बनने वाला है आगामी चुनावों का, ये तो तय है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें और इसी के साथ साथ पूरा फोकस बीजेपी का उत्तर प्रदेश में रहेगा। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात कर दी। ड्राफ्ट की जानकारी प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूसीसी को लेकर के अहम चर्चा भी हो सकती है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं यूसीसी के संदर्भ में, और यूसीसी को लेकर के चर्चा भी हो सकती है। बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। फुलवारी शरीफ और दरभंगा में एनआईए की रेड। सुबह से फुलवारी शरीफ और दरभंगा में छापेमारी। एनआईए एक साथ सभी ठिकानों पर कर रही छापेमारी। एनआईए को छापेमारी में कई संदिग्ध दस्तावेज अभी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए एक साथ सभी ठिकानों पर कर रही है छापेमारी और कुछ
पुख्ता सबूत के आधार पर ही एनआईए छापेमारी कर रही है। संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं एनआईए को। बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। फुलवारी शरीफ और दरभंगा में एनआईए की बड़ी रेड। सुबह से फुलवारी शरीफ और दरभंगा में छापेमारी हो रही है। एनआईए एक साथ सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में एनआईए का एक्शन। मनोज कुमार वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार, एनआईए के पास निश्चित तौर पर कुछ पुख्ता सबूत होंगे, तभी पीएफआई के खिलाफ ये बड़ा एक्शन जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा। कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड से जुड़े कई विषयों पर हो सकता है निर्णय। सीएम और यूसीसी के मुद्दे पर केंद्रीय नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखंड से जुड़े कई विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और मुख्यमंत्री यूसीसी के मुद्दे पर केंद्रीय नेताओं से भी बातचीत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और सीएम धामी ने रविवार को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और साथ ही उत्तराखंड में संचालित सचल पशु चिकित्सा वाहन की सेवाएं 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया है। वहाँ पर हमको पहले 60 मोबाइल वैनें मिली हैं वेटनरी यूनिट की। अभी 35 विकासखंड ऐसे हैं जहाँ पर अभी मोबाइल वैन नहीं है वेटनरी की। वहाँ पर भी मैंने उनसे कहा है कि वो मिल जाएंगी। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यधिक कठिन हैं, तो उससे बहुत आसानी होगी हमारे पशु पालकों को, पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। तो उन्होंने कहा है। और इसी प्रकार से एक्वा के क्षेत्र में एक हमारा बड़ा एक्वा पार्क सितारगंज में बनाया जा रहा है। उसकी धनराशि हमको जल्दी से जल्दी जो है आवंटित कर दी जाए। मैं पुरुषोत्तम रूपाला जी से मिला हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी बोर्डों को भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में फिर से नामित करने के निर्णय का स्वागत किया। मुलाकात के दौरान सीएम धामी रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों हेतु ECHS केंद्र खोले जाने की संस्तुति प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्री का आभार भी जताया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद रोड पर भजनपुरा इलाके में मंदिर को हटाए जाने का स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं आज लोगों को जब पता चला कि मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, तो भारी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वजीराबाद रोड के भजनपुरा में बने मंदिर को लेकर के PWD की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। PWD ने बताया था कि मंदिर को सड़क की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है और PWD ने मंदिर कमेटी की पदाधिकारियों से नोटिस जारी कर कहा कि मंदिर के सामानों को हटा लिया जाए। मंदिर को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। नुकसान की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होगी।
एडमिनिस्ट्रेशन। ये माइक नीचे कर ले ना, माइक नीचे। ये भजनपुरा चौक पे हम लोग खड़े, यहाँ पे दादा कैमरा पीछे कर लो, तरफ पे एक मजार था, जो हमारी रिलीजियस कमेटी है दिल्ली की, वहाँ पे डिसीजन लिया गया है स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बिकॉज सड़क चौड़ा होना है, सहारनपुर हाईवे बनना है, और प्लान किया तो कुछ दिन पहले यहाँ के जो लोकल रिस्पेक्टेबल्स थे, जो लोकल लीडर्स थे, उन लोगों ने अप्रोच किया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आज फॉर सम टाइम, थोड़ा टाइम मिल जाए और हम लोग थोड़ा सा आपस में तैयारी करते हैं। आज सवेरे पीडब्ल्यूडी की तरफ से इस रोड पे 2 जगह इंक्रोचमेंट था, और ये आपने देखा होगा कि भजनपुरा चौराहे पे एक मजार था, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब होता था, और साथ ही उसके सामने में ये एक मंदिर था, हनुमान मंदिर। इन दोनों को रिलीजियस कमेटी के अप्रूवल के बाद से, माननीय एलजी महोदय के आदेश के बाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट के तत्वावधान में डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के पटना में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बालू के खनन पर रोक के बाद बाढ़ प्रबंधन के नाम पर लूट की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री के नाक के नीचे दरभंगा में कटाव से बचने और बाढ़ सुरक्षा के लिए बोरे में बालू की जगह मिट्टी भरकर लूट का खेल शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा और कटाव विरोध के लिए होने वाले कार्यों में भी आपदा के दौरान अवसर तलाशने में माहिर माफिया अफसर गठजोड़ हावी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ में आधा बिहार इस बार भी डूबेगा और जरूर डूबेगा। जनता त्राही त्राही करेगी और नीतीश कुमार सुशासन बाबू विपक्ष को लामबंद कर प्रधानमंत्री बनने के सुनहरे ख्वाब देखेंगे। बिहार में साम्राज्य है, नगर को नरक बना दिए, भ्रष्टाचारियों के बाहर ला दिए। मुख्यमंत्री जी आप ही नीतीश कुमार हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का खेल खेलने वाले पर मौन क्यों है? बालू के खनन पर रोक के बाद बाढ़ प्रबंधन के नाम पर लूट की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री के नाक के नीचे दरभंगा में कटाव से बचने और बाढ़ सुरक्षा के लिए बोरे में बालू की जगह मिट्टी भरकर लूट का खेल शुरू हो चुका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का। पटना में चिराग पासवान वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के नवनिर्मित मंदिर और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बतौर मुख्य अतिथि मोकामा के दरियापुर पहुंचे थे। इसी बीच चिराग पासवान ने किसी सेलिब्रिटी की तरह एंट्री ली और लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा, शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज नीतीश कुमार की देन है। अपने हक और हकूक के लिए आवाज उठाने वाले शिक्षकों को लाठी से पिटवाया जा रहा है। मजबूर है पलायन कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए, और अफसोस की बात यह कि जब बिहारी युवा पलायन कर दूसरे राज्यों में जाता है शिक्षा रोजगार के लिए, तो वहां पर उस पर लाठियां चलाई जाती हैं, उसे अपमानित किया जाता है, बिहारी बोलकर उसे बेइज्जत करने का काम किया जाता है। और तो और अफसोस तब और ज्यादा होता है कि जब हम बिहारियों पर दूसरे प्रदेश के लोग ही लाठी नहीं चलाते, जब हमारे खुद के प्रदेश में हमारे खुद के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पर हम लोगों पर लाठियां चलाने का काम किया जाता। बिहार के दरभंगा और पटना में पीएफआई कनेक्शन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके मद्देनजर एनआईए और एटीएस संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। साथ ही बहेरा थाना क्षेत्र के छोटकी बाजार में शमीउल्लाह नाम के युवक को एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि यह मामला पीएफआई से जुड़ा हुआ है। एनआईए की 20 लोगों की टीम ने युवक से करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया और युवक से पीआर बाउंड पेपर भरवा लिया। गाजियाना गांव के 4 युवकों से भी पूछताछ कर एनआईए की टीम वापस लौट गई। मोतिहारी में कार्यक्रम के दौरान जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार और उनके नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि संविधान को मानने वाले लोग पहले समानता के अधिकारी को लागू करें और इस देश के राष्ट्रपति जो दलित समाज से आती है उन्हें मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए।
वहीं नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार समाप्त करने के नाम पर चुनाव जीते और 9 सालों में अब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब जदयू भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश लाने के लिए विभिन्न तरह का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इसी के तहत मोतिहारी में जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में MS कॉलेज के हॉल में कार्यक्रम हुआ। बोलते हैं रविशंकर प्रसाद जी धारा 370 कहाँ खत्म हुआ है? ठाकुर प्रसाद जी के बेटा है वकील हैं, 370A खत्म हो गया है, जरा बताएं। नहीं तो हम पर मानहानि का मुकदमा करें वो। भाई आप हम तो कह रहे हैं कि समानता का सिद्धांत है, आदिवासी राष्ट्रपति है, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं, समानता कब मिलेगा? बाकी तो विमर्श का विषय है और इनके केंद्रीय मंत्री को भी नहीं बोलने के लिए आता है। मेरा सत्य बोलते हैं रविशंकर प्रसाद जी धारा 370। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।